नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार फतह, अगला पड़ाव बंगाल। लक्ष्य अभी भी नहीं कहूंगा, अगला पड़ाव बंगाल है। ऐलान फतह बिहार करते ही ऐलान कर दिया बंगाल कूच करो, मोदी जी। और इधर कहा बंगाल कूच करो, वहां बंगाल में राजस्थान से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक के सिपहसालार रणनीतिकार बैठकों के दौर शुरू कर चुके हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मोदी ने बिहार में जो किया, मोदी और शाह दोनों ने किया, क्या वो बंगाल में कर पाएंगे? संकेत तो कर दिया है कि वही करेंगे, वही करेंगे और सिर्फ वही करेंगे। लेकिन बिहार और बंगाल में कुछ अंतर तो है इस दौर में। हालांकि ये कहते समय डर लगता है भाई, डर लगता है। हम तो ये भी कहते हैं कि बंगाल, तमिलनाडु सब मोदी जी की सरकार बन जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। ममता बनर्जी ने मोदी और ज्ञानेश दोनों को टारगेट पर ले लिया। टारगेट पर क्या, आप सीधा कहिए, मोदी और ज्ञानेश पर टूट पड़ी ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के साथियों ने, उनकी टीम ने दौड़ा लिया। और उससे बड़ी चीज जो जमीन पर हुआ है, ये दौड़ा लेना, टूट पड़ना, ये सब तो शब्दों का मकड़जाल है। उससे बड़ी बात, चुनाव आयोग को रोकने के लिए बंगाल में स्पेशल कैंप बना दिए गए। मतलब जमीन पर जो हुआ है वो ये काम हुआ है। तो लाइए जरा हेमंत जी को खबरें दिखाते हैं और फिर चर्चा बढ़ाते हैं। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जरा मैं खबरें दिखा दूं, थोड़ा वक्त लेंगे, सुनवाएंगे, दिखाएंगे, सब करेंगे। पहली खबर लाइए, ये सबने देख लिया होगा। द विक्ट्री इन बिहार हैज पेव्ड द वे फॉर द बीजेपी ट्रम्प इन बंगाल। I want to assure the people of West Bengal that with your support, the BJP will put an end to the jungle raj in the state as well. बिहार में जंगल राज आने से बचाना था, बंगाल में जंगल राज हटाना है। ये जंगल से निकले हुए कौन से जानवर हैं जो जंगल राज को सूंघ लेते? ये समझना पड़ेगा बंगाल के लोगों को भी। भैया बिहार तो जो हुआ हुआ, अब बंगाल की बारी है। ये सूंघ लेते हैं जंगल राज। वहां आएगा, सूंघ लिए थे, यहां पर चल रहा है, सूंघ लिए। तमिलनाडु में भी सूंघेंगे, केरल में भी सूंघेंगे। और आपको अगर कभी जंगल राज देखना हो तो निजी तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं, आइए, आपको मैं दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में जंगल राज। आइए, आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश में जंगल राज, जहां पुलिस वाली महिला बाथरूम में घुसती है, उसका पैसा लेकर के भाग जाती है। सीसीटीवी में कैद हुई थी, मेरे पास सीसीटीवी वो भी है। पुलिस की अफसर, डीएसपी लेवल की, हेमंत भाई, पुलिस वाले 3 करोड़ रुपए जो रिकवर करते हैं उसमें हिस्सा लेकर खत्म कर देते हैं मामला। करोड़ों रुपए लेकर खत्म कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बिटिया, 6 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी थी, उसकी अस्मत तार तार की थी। पुलिस वाले उसको अफसर तक नहीं जाने दे रहे थे, उसके बीच से छूट करके भगी है, ब्लर करके लोग दिखा रहे हैं। आईजी, डीआईजी के पास किसी तरह उसको भाग के पहुंचना था, क्योंकि कुछ की अभी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के वर्कर आधी रात में एक बच्ची का अस्मत वो करते हैं, नंगा कर देते हैं, और उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठ करके मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करते हैं। जंगल राज, वन वे ट्रैफिक है, जंगल राज। हमें टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी, 2 घंटा जंगल राज आपका बताऊंगा, और एक एक तथ्य लेकर, नो लफाजी, फैक्ट। ये जंगल राज सूंघते गए। खैर, अब आते हैं असली। ये आपने देखा बीजेपी को। अब अगली खबर लाइए। सचिन गुप्ता एक पत्रकार है, पत्रकार साथी, एक्टिव पत्रकार। बिहार में प्रचंड जीत के तुरंत बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाला। अगले साल शुरुआत में ही यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बैठक में एक चेहरा हरियाणा,
दूसरा चेहरा राजस्थान से, यानी बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर। सोचिए समझिए, बीजेपी सालों साल ग्राउंड पर रहती है, हर वक्त इलेक्शन के मोड में रहती है। ये भूपेंद्र यादव का ही पोस्ट जो है ट्वीट करते हुए ये डाला है। भूपेंद्र यादव ने लिखा था, ये मीटिंग आज बंगाल में बीजेपी बंगाल की कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। ये राजस्थान से ही। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए, इसमें यूपी, राजस्थान, आपको तमाम प्रदेशों के लोग दिखेंगे। फोटो दिखा दीजिए, फोटो ये देखिए मीटिंग कोर कमेटी की। अब शुरू हुआ असली विवाद, जब मोदी ने कहा जंगल राज हटाने, तो ममता एंड टीम टूट पड़ी। पहले टीम सुनिए, ममता का तो थोड़ा पुराना है इसलिए उसको बाद में सुनाएंगे, जो ताजा ताजा है वो सुनाइए। लाइए भाई। देखो, एक चीज आप देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होता कि एक चुनाव हुआ और उसके बाद जो है वो कंबल ओढ़ करके सो गई कि अब देखेंगे जब दूसरे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। हर चुनाव के साथ साथ दूसरे चुनाव की हम तैयारी करते रहते हैं, और हमारी जो वहाँ की पूरी संगठन है, यहाँ की केंद्र की व्यवस्था है, पूरी तरह से वहाँ काम कर रही है। और निश्चित तौर से इस बार जो है वो बंगाल में जो है वो पूरी तरह से कमल खिलेगा। और जो लोग जो है वो अभी इस गलतफहमी में है कि साहब वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, उनकी गलतफहमी जो है वो बहुत जल्दी कच्चा खाने वाली है। ये मुख्तार अब्बास नकवी थे, ये फुल बेरोजगार है, फुल टाइम बेरोजगार। ये अटल जी के समय में रोजगार था, लेकिन मोदी जी के समय में इनका रोजगार चला गया है। लेकिन आशा नहीं गई है, उम्मीदें नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि भाजपा में उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब आइए, अब टीएमसी वालों जरा लाइए, सुनवाइए। I would like to give a few reality checks to Mr. Narendra Modi. He spoke about the conquest of Bengal, that he wants to conquer Bengal, as if Bengal is a piece of land to be added to Mr. Modi's CV. I just want to give a few reality checks on this. First of all, Bengal will never accept the kind of politics that Mr. Modi and BJP plays, this politics of Sam, Dam, Dand, Bhed, ki vote ke liye kuch bhi karega, you'll give money, you'll do divide and rule, you'll give muscle power, you'll use violence. This politics of Sam, Dam, Dand, Bhed, Bengal will never accept. Secondly, in Bengal we have such a leader, Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who is 24/7 on the ground with the people. She's not a Hawai Jahaz leader who is going in the Hawai Jahaz and just coming for votes. She's 24/7 with the people, and there is no other leader in India who has worked as tirelessly and as hard for the empowerment of women. Not just empowerment of women in terms of welfare, but also political representation of women. A scheme like Kanya Shri is something that is a life commitment for the Bengal government. It's a commitment for all of us. It's not just a pre-election bribe to women to win votes. Third, I would say that this manner in which the Bengal government has been denied dues. The central government has denied Bengal its legitimate dues, Narega dues, Awas Yojana dues. Bengal will never bow down to a BJP and a central government which is flouting the federal structure, flouting constitutional norms, and denying a state its legitimate and just dues. Bengal will never bow down to such a party. Fourth, the manner in which citizens of India who happen to be poor, who happen to be helpless, who are journeying to different paths as wage labor, as labor in different states, they are being called. काफी हिस्सा आ गया क्योंकि इंग्लिश में है, इसको इतना पोर्शन अभी हेमंत भाई बताएंगे दर्शकों क्या कर रही है। सागरिका घोष है, देखिए सागरिका घोष ने कमान संभाली है तो कितना नाराजगी भाजपा में हुई है। ये कभी भी ये झांकते ही नहीं है कि अपने बेडरूम में देखें, तब मतलब हमेशा दूसरे बेडरूम में रोशनदान देखते हैं कहां चढ़े, और जब चढ़ते हैं तो गिरते खुद हैं, मुंह नाक फूटता है, लेकिन देश में समस्या है, देश देखता नहीं। लाइए जरा, बीजेपी इतना परेशान हुई, बीजेपी ने क्या ट्वीट किया सागरिका को लेकर के, देखिए। Was she born in Bengal? No. Does she live in Bengal? No. Does she do any social service in Bengal? No. She has ever spent from her own pocket from a single Bengali? No. Does she visit Bengal outside Toligung? Only for PR, that too rarely.
It is not her family members who are forced to migrate to other states for work. It is not her family members who are living alone in Kolkata in their old age because their sons and daughters had to migrate for better opportunities. मतलब ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ये सागरिका घोष बंगाल में पैदा नहीं हुई है। सागरिका घोष बंगाली है, मैं पहले बता दूं, लेकिन बंगाल में पैदा नहीं हुई है, बंगाल में रही नहीं है, बंगाल में सोशल सर्विस नहीं की है, इसलिए बंगाल के बारे में उनको नहीं बोलना चाहिए। ये ज्ञान बीजेपी ने दिया है। अभी जो हम आपको मीटिंग दिखाए थे उसमें जितने बैठे थे, इस हिसाब से तो बंगाल पुलिस को चाहिए कि उन सबको बढ़िया एसी गाड़ी में बैठा करके तत्काल बंगाल की सीमा से बाहर फेंक दें। भूपेंद्र यादव वहां पर, सुनील बंसल वहां पर, अमित मालवीय वहां पर, कौन है जरा बता दो? वो तो बंगाली ही नहीं है सर। बंगाल में पैदा होना दूर की बात है, वो तो कोई बंगाली ही नहीं है। अच्छा, जो अमेरिका में कमला हैरिस पैदा हुई उसके लिए यहाँ हवन कर लो, ऋषि सुनक के लिए यहाँ ऋषि अगस्त्य का तपस्या करवा दो। मतलब दोगलेपन का, अगर मैं जीवन में अगर टाइम मिला तो मैं किताब लिखूंगा और केवल एक के लिखूंगा, दोगलापन इक्वल टू बीजेपी। नाम मैं बता रहा हूं, दुनिया में इतना कभी नहीं दोगलापन कहीं पर भी देखा जा सकता है जो यहां है। अस्थाई भाव में है। ये होता है ना कि बाकी ग्रह मूव करते हैं, शनि राहु केतु, ये अस्थाई भाव में है दोगलापन यहाँ। बताइए आप। चलिए खैर, हम यहीं पर एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा, 10 मिनट वैसे ही हो गया। यहीं एक सवाल ले लेते हैं। हेमंत भाई जरा पहले इसका इलाज बताइए। मीटिंग चल रही है लेकिन सागरिका नहीं बोलनी चाहिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, रविवार का दिन है और लोगों के पास, दर्शक साथियों के पास कुछ समय भी होगा थोड़े से मुद्दों को आत्मसात करने का, दोबारा से एक बार रिविजिट करने का। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गिनते जाइए। सवाल ये है सीधा सीधा, अगर मैं जो समझ पाया आपकी बातचीत से, कि बंगाल में मोदी वो कर पाएंगे या नहीं जो उन्होंने सब जगह किया, जो मैंने स्टेट्स बताए। तो जवाब ये है कि देखिए, मोदी की जो एक छत्र सत्ता है उसकी क्या क्या ताकतें हैं वो तो सारे देश ने देखी, उसमें तो कहीं कोई समस्या है नहीं। उसमें अब एक सुप्रीम कोर्ट की ताकत भी जोड़ सकते हैं आप, अनफॉर्चुनेटली। बाकी सारा पहले से था, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ सकते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, पिछले जो कुछ समय से ये जो कुछ चला SIR को लेकर। एक चीज आशीष भाई तय मानिए कि ये जो कुछ ठान लेते हैं ना, उसके लिए फिर आप जैसे वो शब्द हमारे कम पड़ जाते हैं, साम दाम दंड भेद, जो भी हमने सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, जो भी सब। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा नंबर गलत डायल कर रहे हैं, थोड़ा सा। आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में जो अखिलेश यादव हैं वो नेताजी के बेटे हैं। नेताजी किसी और लेवल के नेता थे, ये थोड़े से सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए लोग हैं। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने किस तरीके से क्या हुआ, कैसे बने बढ़ाए माहौल के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब जो मोबिलाइजेशन महागठबंधन का था उसकी तुलना में बीजेपी कहीं खड़ी नहीं थी, NDA कहीं नहीं था। उसके बाद परिणाम देख लीजिए, नाम लेवा भी नहीं बचा। महाराष्ट्र का आपने देखा, एक थोड़ा सा अंतर मुझे लगता है। और आमतौर पे जैसे SIR के ऑर्डर हुए, मैंने आपने 25 जून से बताना शुरू कर दिया था कि बिहार में क्या होगा। तो आज जब चूंकि बिहार खत्म हो गया और वेस्ट बंगाल की तरफ हम पहली चर्चा कर रहे हैं, तो एक बात तो मान के चलिएगा कि ममता बनर्जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है आशीष भाई, ये तो मान करके चलिए। और वो ऐसी किसी भी लड़ाई को, SIR टाइप की कोई लड़ाई को टूथ एंड नेल लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये अमित मालवीय को भेज ले, या किसी यादव को, भूपेंद्र यादव को भेज दे, या तावड़े को भेज दे, या ये सारे चले जाए, सारे भी चले जाए। उनका अपने स्ट्रक्चर पे जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कमांड एंड कंट्रोल प्रॉपर टाइप का है। जैसे आपने कहा कैंप लगा दिए और सारा, वो जो करेंगी ना उसको वहां तक करना भी जानती, क्योंकि पावर, एक तो एक प्लस पॉइंट क्या है कि पावर में है लगातार। और भारतीय जनता सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, उसको मानना चाहिए। पावर में है, कार्डर इंटैक्ट है और सेंट्रली कमांड एंड कंट्रोल, और वो 24 में से बिना बताए 20 घंटे काम भी करती है। पागलपन की हद तक का जुनून है उनके अंदर, जुनून। उनमें भी 100 कमियां होंगी, ऐसा नहीं कि हम कोई ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं या कुछ है।
सवाल ये है कि क्या जो कुछ ये जो आज से इन्होंने भेज दिए अपने कारिंदे वहां पे, क्या ये वो खेल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि 2021 में नहीं कोशिश की होगी इन्होंने? क्या खबरें छपती थी, भाजपा 200 से पार, 200 से पार, और 3 फिगर नहीं आए थे भाइयों के, 3 फिगर। सारे पॉमेरियन मीडिया आपके हुआ कर रहे थे उल्टे लेट करके। क्या हो गया? ममता बनर्जी के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए, और सारा आपको पता है कि किस तरीके की फाइटर लेडी है वो। आज उसने क्या कहा, मुझे लगता है एक बार वो भी दिखाना भी चाहिए। अरे चुनाव आयोग को ऐसा घेराव करेंगे, याद रखेंगे, सोचिएगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो कहां पे पॉलिटिक्स करती है? बंगाल में, कितने हजार किलोमीटर दूर है। एंड शी सेज कि चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये होती है फाइटर स्पिरिट। ज्ञानेश गुप्ता भी आखिरकार रेडार पे आ ही गए अब डायरेक्टली। प्रधानमंत्री ने जो कल पार्टी कार्यालय में जो भाषा बोली, धुआं कर दिया। सोचिए आप, प्रधानमंत्री की भाषा, धुआं कर दिया। ठीक, वो किसने धुआं किया? वो तो ज्ञानेश गुप्ता ने किया, सबको पता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि ये ममता बनर्जी आपका धुआं कर दे वहां पर। क्योंकि जिन हथियारों से आप लड़ना चाह रहे हो, आपको क्या लगता है उसने लेफ्ट को इतनी आसानी से हरा दिया होगा क्या? लेफ्ट कितने साल से थी वह? लंबे समय से, 5 टर्म थी लेफ्ट की, उससे भी ज्यादा थी। ज्योति बसु साहब को वो करके, हाँ, और जिस तरीके से, ज्योति तो बाबू का विश्व रिकॉर्ड हो गया था। हाँ, जी जी, तो उस महिला को आप इतने हल्के से लेकर के, ऐसा तो नहीं कि आप अपना जितना भी कारनामे आपने किए, देखिए हरियाणा तो खोल दिया राहुल गांधी ने कंप्लीटली, बिहार को गुजरात के लोग खोल रहे हैं, जो एक एसआईआर के दम पे 128 सीटों में क्या खेल किया, सीट वाइज दे दिया, सीट वाइज दे दिया। तो ऐसा तो नहीं कि बंगाल में इनकी पूरी टेक्नोलॉजी, ज्ञानेश गुप्ता वगैरह, फिर आप आपत्ति करोगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। जब एक एक तथ्य इन्हीं के कारनामों में, आज जो गुजरात वाले साथी ने जो निकाला है, वास्तव में मैं तो दंग था उसको पढ़ करके कि ये तो रिजल्ट ही सारा एसआईआर का है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं बिहार के अंदर। तो ऐसा तो नहीं कि इनकी सारी चीजें वहां इतने बुरे तरीके से, क्योंकि वहां देखिए सत्ता में वो है, चीफ इलेक्टोरल अफसर, कार्डर उनका है, हर चीज उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है। जब एसआईआर करने लगे, आपने देखा कुछ घंटे पहले कितने बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल कर दिया उन्होंने, देखा आपने कितने आईएएस अफसर पलट दिए। हाँ, तो वो इनकी एक एक रग को जानती है। माफ कीजिएगा, एक स्टेज पे वो इनकी एलआई पार्टनर भी रही है अटल जी के टाइम। हाँ, तो वो भाजपा के सारे मंसूबों को, कारनामों को, उनकी कार्यशैली को, उनके लक्ष्यों को, एक एक चीज को अंदर से जानती है। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना जल्दी इनको केक वाक दे देगी? केवल मैं चाहता हूं एक बार दर्शकों का आप उनका वो टोन और टेंडर सुना दीजिए जो उन्होंने आज। जी, सुना देता हूँ जरा, पहले कुणाल घोष को सुनिए, पहले कुणाल घोष को, फिर आते हैं ममता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहा है, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। आपने सुन लिया। अब ममता दीदी का सुना देते हैं, जो है वो क्लिप है, वो क्लिप हालांकि बिल्कुल रिसेंट नहीं है, ये बाइटें रिसेंट थी, वो थोड़ा सा। नहीं आशीष भाई, मैं तेवर की बात कर रहा हूं, सवाल उसका हाँ, नहीं है, सवाल तेवर का है कि हाउ शी इज गोइंग टू जस्ट फाइट विद देम। या नहीं, सीएम बिहार की चर्चा करते हुए है। हाँ, जी हाँ, जी, इलेक्शन कमीशन को चार को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ये मैं दिखाना चाह रहा था, जो सामने लोगों का मोबिलाइजेशन है और जो सर्विंग मुख्यमंत्री का टोन और टेंडर है। क्या ज्ञानेश गुप्ता सारी उम्र जेल में बिताना चाहेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि ये जो सामने सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको पता है ना कि चुनाव आयोग जब भी किसी स्टेट में चुनाव आता है, एक प्रीलिमिनरी मीटिंग के लिए जाता है वहां पे सारे पार्टियों से मिलकर, फिर उसके बाद जब फाइनल चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, उससे चंद दिन पहले उन तैयारियों की समीक्षा करता है, पार्टियों से मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो बिहार में किया वैसा सोच करके एसआईआर करने के बाद ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या वो?
ये एक बेसिक अंतर है ममता बनर्जी और उनके साथ। वो सीबीआई पहुंच गए सारे। बिठा दिया था थाने में, हाँ, सीबीआई को थाने ध्यान में बिठा रखिएगा दिया इस था, बात। याद होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखिए। मैं ज्ञानेश हाँ गुप्ता को याद दिला रहा हूँ बात। ये हमने जो हाँ क्लिप सुनवाई ना, इसका एक पर्पस था कि ऐसा फाइटर मुख्यमंत्री देश में दूसरा नहीं आज। भाजपा के तो सारे पर्ची वाले हैं, आपको पता ही है, पर्ची से निकलते हैं, रिमोट से चलते हैं। बीजेपी में तो उसके अलावा कुछ नहीं। ये ऐसी लेडी है जो सेल्फ मेड है, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है। इसको ये भी पता है कि अगर तुम चुनाव हार गई तो तुम्हें ये सांस नहीं लेने देगी। हाँ उसने वही सीन लेफ्ट के साथ देखा है, वही सीन उसने कांग्रेस में देखा है। जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के हिसाब से कांग्रेस से मजबूर किया, नहीं तो राजीव गांधी की तो राइट हैंड थी। सोचिए आप, इसको किन परिस्थितियों में बेचारी को अपनी पार्टी बनाना पड़ा। सोनिया गांधी से आज भी प्रॉक्सिमिटी है, सारी बात है, लेकिन परिस्थितियां होती हैं। तो ये लेडी सेल्फ मेड है, फाइटर है। आपको पता है इस पे कितना जबरदस्त अटैक किया था लेफ्ट में, इसमें मैं क्या बता शपथ ली थी। अभी वही चर्चा करने जा रहा था, जो अंतर कहा ना आपने। मुलायम सिंह नेता थे तो मुलायम सिंह पे गोली लाठी सब चली है, गोली तो चली, हत्या करने बच गए थे बड़े मुश्किल से, उनके साथ में लोग मर गए, बच गए बड़े मुश्किल से। उन्होंने कहा कि मरने का ड्रामा करके बचे। लालू यादव लाठियां खाए हुए हैं। ममता बनर्जी की तो हाथ पांव चेहरा सब आपको याद होगा, मुझे फोटो याद है उस समय की, जब पट्टी पट्टी सब बंधा, बाल बाल बची थी वो, बाल बाल पूरा बची थी। रंजित हो गई हाँ, थी, खूनी खून में हाँ, लथपथ थी ममता दीदी। वो आज जो ये जनरेशन है, इन्होंने कोई लाठी उठी नहीं खाई है। नहीं, ये जो उनके वारिस चला रहे हैं, ये योग्य हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, मनसा इनकी साफ हो सकती है, लेकिन संघर्ष करने का वो जज्बा जो बाप में था वो बच्चों में नहीं है, क्योंकि वो नहीं। उन परिस्थितियों में तपे नहीं है। ममता बनर्जी उसमें तपी हुई है। देखिए जरा, मैंने जो कहा था ना, बाकी अभी सब कह रहे हैं हम प्रहरी लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। हम देखिए ट्वीट लाइए टीएमसी का, ट्वीट लाइए, ये ट्वीट पढ़िएगा। ये ट्वीट असली यही है। अगर यहां पर फेल हो गए तो फिर कुछ नहीं कोई कर सकता, फिर देश का भला कोई नहीं कर सकता। क्या लिखा है? एज लॉन्ग एज वी लिव, no one will ever be allowed to snatch away Bengal's voting rights. जब तक हम जीवित रहेंगे कोई भी बंगाली के मताधिकार को नहीं स्नैच कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा। डोंट फियर SIR से मत डरो। आवर वर्कर्स आर ऑन द ग्राउंड, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड टू हेल्प एंड असिस्ट यू, पूरी तरह से आपकी मदद के लिए तैयार हैं, सहयोग के लिए तैयार हैं। बांग्लार वोट रक्षा कैंप्स, ये देखिएगा इसको मेन, बांग्लार वोट रक्षा कैंप्स आर एक्टिव अक्रॉस द स्टेट। बांग्लार वोट रक्षा कैंप उन्होंने सिविल ये पूरे बंगाल में शुरू कर दिया है। बिकॉज डिफेंडिंग योर राइट इन वोट इज नॉट जस्ट आवर ड्यूटी, इट्स आवर कमिटमेंट टू एवरी लेजिटिमेट सिटीजन ऑफ बंगाल। आपका मताधिकार, ये इसलिए कैंप शुरू किए गए हैं कि आपके मताधिकार की, आपके मत की रक्षा करना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। योर वोट इज योर वॉइस एंड वी विल प्रोटेक्ट इट। ये कैंप की बात कर रहा हूं, मतलब एक भी वोट छूटे कैंप में आओ, टीएमसी का कैंप। और उसके अलावा बीएलओ के पीछे लोग, एक मतदाता के पीछे शायद दो की कुछ टोली भी एक बनाई थी, दो लोगों की ग्रुप बनाए, ग्रुप। हाँ, वो कुछ मताधिकार रक्षा का ही करके नाम की, वो रक्षक थे शायद, कुछ वोट रक्षक टाइप में वो ग्रुप क्रिएट किए थे। इसके बाद क्या पर्याप्त है? मैं सवाल थोड़ा अलग कर रहा हूं। ये तैयारी तो अच्छी है, लेकिन हम अब उस दौर में नहीं है हेमंत भाई की तारीफ करें फिर अगले दिन फिर अपने मुंह नीचे करके। क्या ये पर्याप्त है? मैं सागरिका घोष के बयान से एक आपको कर रहा हूं कि सागरिका घोष के बयान से, कि सागरिका घोष ने कहा कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो रेवड़ी फ्रीबीज, हमारे तो योजनाएं सालों से दीदी कर रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जहां आप सत्ता में हो ना,
इस देश के लोगों को कोई मतलब नहीं है देश कहाँ जाएगा। ये तो सब ऐसे बैठ बैठ के क्लिप आप सुनो ना, अभी ये क्लिप अभी मैं सुन रहा था, कहा वोट तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो योगी देंगे, आएगी भाजपा। काम क्या किए? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुए लेकिन हमको पसंद है। तो इस देश में कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज इस बात को कहता हूं खुल करके कि देश उसके चक्कर में, रक्षा वाले चक्कर में, मोड में नेता न रहे, क्योंकि जनता देश के खाली वो कथित राष्ट्रवाद है यहाँ पे, फेक राष्ट्रवाद। आपका खजाना जो है चुनाव पहले बांट दो, एकदम मेरा तो सीधा मानना है। हेमंत भाई गलत है बताइए, खजाना खोल दो, बांट दो, 10 के बजाय 20-20 हजार बांट दो। आशीष भाई, ये सारे का सारा एक डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा है। वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन, माइनॉरिटीज के साथ जो करना है, गरीबों के साथ जो करना है, जो नॉन बीजेपी वोटर्स के साथ जो करना है, वो एक पार्ट है इसका। और दूसरा पार्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, रेवड़ियां लुटाना। बिहार जैसे गरीब राज्य में कुल 30,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बटी आखिरी के 2 महीने में। 6 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव था ब्रदर, 7 तारीख को भी पैसे खाते में गए महिलाओं के। सोच के देखिए आप, ये है चुनाव आयोग की आचार संहिता। ठीक, इसका तो क्या बनाया है वो तो ज्ञानेश गुप्ता को कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि ना देना पड़ेगा। सवाल केवल इतना नहीं, सवाल ये कि जिस प्रोफेशन के साथ, जिस यूनिवर्सिटी के मोदी जी अब वाइस चांसलर बने हैं, वोटों के साथ खेल करने का, वोटर लिस्ट के साथ खेल करने का, ये फ्रीबीज का, इसका उसका, जितने भी उनके कॉम्बिनेशन है, उन सब की फाउंडर है वो लेफ्ट के साथ ऐसे ही नहीं लड़ ली। जो लेफ्ट का कैडर बंगाल के अंदर इतने लंबे समय तक था आशीष भाई, उसको हराना और पटकनी देना कोई हंसी खेल नहीं था। और वो महिला इनकी एक एक रग को जानती है, कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं और आप कोई ज्योतिषी नहीं, ठीक, इनकी शर्म निरपेक्षता की कोई लिमिट नहीं है। ये कितना रिस्क उठा सकते हैं, जो मोदी जी ने कहा था ना कि मेरी रिस्क के बेरिंग कैपेसिटी आप जानते ही नहीं, देश जानता ही नहीं, ये सच बात है। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी में शर्म निरपेक्षता जोड़ दो तो और डेडली हो जाती है। ठीक, तो उस सारे को देखने के बाद भी मुझे ये लगता है कि जो चूक बिहार के अंदर विपक्ष ने की, जो बाकी राज्यों के अंदर विपक्ष ने की, कम से कम उतनी आपराधिक लापरवाही ममता बनर्जी नहीं करेंगी। एक चीज तो मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि वो काडर से आई हुई है, उसने काडर बनाया है, वो काडर से लड़ी है। और दूसरी बात एक और है, जो ये संघी होते हैं ना, जिनके दम पर मोदी जी उछलते हैं, इनको बंगाल में इनके साथ क्या हो सकता है इसका भी अंदाजा होगा। तो ये एक लिमिट से आगे वो सब बदतमीजियां नहीं करेंगे जो इन्होंने बिहार में बड़ी आसानी से कर ली। वो इसलिए कर ली कि तेजस्वी ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली थी, चाहे लोकसभा में भी, चाहे पिछले विधानसभा में 2020 में भी, और इस बार भी मुख्यमंत्री बन के सो रहे थे। 2018 में वो 18 तारीख को शपथ की बात करने लगे थे, और उसी सारे ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा ये उठाते हैं। ममता बनर्जी इज नॉट वन सच लेडी, वो इनको दौड़ाएगी। आप याद रख लीजिए मेरी बात, पिछले चुनाव में क्या किया था भाई, आपने देखा था कितने 100 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापनों पे खर्च कर दिए थे माहौल बनाने के लिए। सारे पोमेरियन वहां जम गए थे। वहां पे अगर वेस्ट बंगाल में कुत्ता भी मर जाता था तो सारे चैनलों में प्राइम टाइम में डिस्कशन होता था, भूल गए क्या? अभी भी होता, ये वो कार्यक्रम शुरू हो गया। देखिए, एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत सारे हमारे समीक्षक पत्रकार साथी भी बहुत सारी बातें आज लिख रहे हैं कि बिहार खत्म हुआ, चल दी है। बिहार में मुंह दिखाने लायक है क्या? कर लो, सेलिब्रेट करके दिखाओ एक बार, निकालो जुलूस, विजय जुलूस निकालो पूरे बिहार में। महाराष्ट्र में निकाले होंगे, हरियाणा में निकाले होंगे, दिल्ली में निकाले होंगे, मध्य प्रदेश में निकाले होंगे, छत्तीसगढ़ में निकाले होंगे। अरे यार, चोर जो होता है ना आशीष भाई, उसके कैसे पर्व, सत्ता के साथ मिलकर के सत्ता की चोरी करना, ये कोई बहुत महानता और इसको मैं रणनीति नहीं मानता हूं। ठीक, ये कोई भी कर सकता है जब निर्लजता पे आए तो। वो डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, केवल उस बात को समझना चाहिए। और मुझे लगता है ममता बनर्जी के यहां इस पूरे देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। आशीष भाई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके, लोकतंत्र इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा, वोट का अधिकार आम आदमी का बचेगा या नहीं बचेगा, ये बंगाल का चुनाव तय कर देगा। ये मान के चलिए आप मेरी बात। बिल्कुल, हम तो हालांकि बिहार ही कह रहे थे कि बिहार में तय हो जाएगा, और बिहार के बाद मुझे ये आभास होता है, ये मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि ये देखिए ये कहां तक जाएंगे, हमें आपको हम आप अंदाजे नहीं लगा सकते। हम लोग बहुत तुच्छ जीव हैं कि इनके ये धरती का कोर कहते हैं ना, कि बिल्कुल धरती के केंद्र में कोर है, वहां तो कोई कोर तक तो कोई जा ही नहीं सकता, नहीं तो आर पार छेद हो जाएगा धरती में।
कि इस रास्ते घुसो, उधर कैलिफोर्निया में निकलो, जमीन के भीतर भीतर, तो ये धरती के कोर तक गिर सकते हैं। इतना इनके गिरावट का कोई वो नहीं है, अर्थ के कोर में तक ये जाकर के वहां तक गिर सकते हैं। तो ये कहाँ गिरेंगे, कितना गिरेंगे, और गिर के जीतना, कुल मिला के जीतना है, चाहे गिर के जीतो, चाहे लौट के जीतो, चाहे जैसे जीतो। इजाजत दीजिए, हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं। हर दिन उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि फिर नए सिरे से फिर वही माला, टूटी हुई माला फिर पिरोने का सिलसिला पिरोना पड़ेगा, क्योंकि यह देश बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्म वाला, बहुत सारे धर्म है, जाति है, कल्चर है, उनको पिरोना पड़ेगा। यही तोड़ने वाले हैं, ये तोड़ रहे हैं, हम लोग रोज पिरोने की कोशिश करते हैं, हम नाकाम होते हैं, ये लगातार कामयाब हो रहे हैं। हम कब कामयाब होंगे उस दिन का हम इंतजार करेंगे, पिरोना जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।